तो जो प्ले डायरेक्ट करते थे उन्होंने कहा कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके है, वहाँ बीजो महांती करके गया हुआ है, वो एक्चुअली नसीरुद्दीन शाह के क्लासमेट थे। उन्होंने कहा कि तुमने सही चूज़ किया, तू पागलेट है, तू किसी तरह का कंट्रोल में नहीं रहेगा, तू सरकारी ऑफिस में जाकर ऐसा बैठ नहीं सकता, सही जा तू ड्रामा स्कूल जा, तेरा कुछ होगा, तू लड़की का रोल करेगा। सोचा हाँ करूँगा, ठीक है कल आ जाना। देन आई रियलाइज कि दीज आर वेरी डिसेंट पीपल। ये वो यात्रा लोगों की तरह भांड नहीं है, अभद्र नहीं है, ये तो बड़े डिसेंट बातें हो रही है लगातार। एक तरफ घर का ड्रामा, एक तरफ बाहर यात्रा का ड्रामा। तो आपके ड्रामा की पृष्ठभूमि या एलएसडी में आने की यूं कहें कि पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। हीरो आकर हीरोइन को खींच लेता, बचा लेता है, तो हमको लगता है क्या बात है, ट्रेन भी स्टेज पर दिखा दिया। तो वो तो कम से कम 15 साल पॉपुलर रहा वो प्ले ऑल ओवर उड़ीसा। नमस्कार दोस्तों, कलाकार विद कलावीथी के दूसरे सीजन के दूसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 72 वर्ष से अधिक की आयु के एक ऐसे नवयुवक से जो 1970 के दशक में अपने सपनों के साथ दिल्ली आया था, और वह होनहार युवक 1977 तक आते आते दिल्ली की रंगमंच की दुनिया में अपनी एक पुख्ता जगह बना चुका था। आने वाले कुछ समय के अंदर ही वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया, और उस नवयुवक का नाम है श्री रॉबिन दास। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं श्री रॉबिन दास जी से। नमस्कार दादा, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे, आपका थोड़ा समय लेंगे। मेरा पहला सवाल दादा आपसे ये होगा कि उड़ीसा के एक छोटे से प्रांत से एक होनहार लड़का निकलकर दिल्ली आता है और रॉबिन से द ग्रेट रॉबिन दास बन जाता है। तो ये कहानी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपकी ज़बानी। आप प्लीज़ बताइए अपना पूरा उड़ीसा से निकल के यहाँ आना, यहाँ का सफ़र, और फिर यहाँ से इंटरनेशनली जाना। प्लीज़ वो सफ़र साझा कीजिए हम लोगों के साथ। वो ग्रेट रॉबिन कहाँ है? ग्रेट रॉबिन यहाँ रॉबिन है दास मेरे सामने। एंड ये है कि जो अभी झारखंड बन गया है, झारखंड के जस्ट नीचे ही मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है जी। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि मयूरभंज छऊ के लिए फेमस है, और वहाँ का जो राजा था 300 साल तक उनके फैमिली में, वो लोग बहुत कला प्रेमी थे। चित्र विद्या से लेकर छऊ के ऊपर वो खुद नाचते भी थे, जैसे कि सढ़ाई कला का राजा भी नाचते थे। तो वो एक बड़ा कल्चरली वेरी एक्टिव प्लेस था। और मैं एक्चुअली बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है मेरा घर, लेकिन मेरी पढ़ाई और कॉलेज भी मयूरभंज में ही हुआ है। अच्छा। तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरह से कल्चरली वेरी एक्टिव तब से भी रहा है, प्री इंडिपेंडेंस एरा से भी। बहुत सारे साहित्यकार, उड़ीसा के मोस्ट फेमस साहित्यकार सब यहीं से हैं। कलाकार भी यात्रा और सिनेमा, और जो कि एक पीरियड में 25 साल तक एक टूरिंग रियलिस्टिक ड्रामा, जिसको कि अन्नपूर्णा थिएटर ग्रुप नाम का एक ग्रुप था, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, दो थे। वो पेंटेड कर्टन लेकर घूमते थे, और बहुत ही प्रबुद्ध थिएटर एक्टर्स उसमें थे। तो एक तरह से देखा जाए कल्चरली वेरी रिच एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जबकि मेरा गांव आसपास में छोटे छोटे हिल रेंज के बीच में बहुत सारे आदिवासी एरियाज, बहुत ही कम हिंदू विलेजेस, नॉन आदिवासी विलेजेस हैं। तो उसमें जो मेरा गांव है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है, और ग्राम पंचायत हमारा का मेन ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत का में सेंटर भी हम हैं। तो इस गांव के लोग भी एक तरह से बड़े कला प्रेमी थे। जंगल के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ इन्होंने सेंट्रल उड़ीसा से पाला गायन करके एक नैरेटिव लिटरेचर बेस्ड सिंगिंग नैरेटिव फॉर्म है, उसका एक गायक को बुलाकर, गुरु को बुलाकर उसको सीख रहे हैं। यात्रा जो कि सेंट्रल उड़ीसा में ज़्यादा एक्टिव है, उसका भी एक गुरु को पकड़ के इन्होंने, मेरे पैदा होने से पहले ही गांव के अंदर एक सी ग्रेड यात्रा ग्रुप भी है, जो मेरे घर के बगल में ही मुश्किल से 150-200 मीटर भी नहीं, 50 मीटर के अंदर अंदर एक मैदान है, उस मैदान के बगल में
एक हॉल है, उस हॉल में वो लोग रिहर्सल करते थे। तो एक तरह से बचपन से ही मुझे ये जो शिव मंदिर और शिव मंदिर के प्रांगण में ही वो रिहर्सल का जो स्पेस है, तो एक तरह से बचपन से ही मुझे सॉन्ग, ड्रामा, म्यूज़िक और पाला गायन का जो रिहर्सल होता था वो घर से लेफ्ट हैंड साइड में मुश्किल से 200 फीट 300 फीट के अंदर अंदर वो उनका रिहर्सल। तो इतने से जो है मैं बस शाम को 8:30 बजते ही मुझे इधर रिहर्सल हो रही है, रिहर्सल में कोई डायलॉग बोल के दिखा रहा है और दूसरा उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक से नहीं कर पा रहा है तो एक थप्पड़ की आवाज़ भी सुनाई देती है। इधर पाला गायक अपना सुर साधना में लगे रहते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक और ऑपरेटिक ढंग से उनका सिंगिंग है। तो ये सब है तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट कल्चरल रिच, लेकिन मेरा घर जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में टोटली भरा हुआ था। ट्यूशन मास्टर हमारे घर में ही आकर हमारे बच्चे जो हम लोग भाई बहन थे, उसके अलावा अड़ोस पड़ोस से हम लोग कायस्थ परिवार के लोग हैं, तो हमारा कायस्थों का मोहल्ले में जितने 7-8 बच्चे होते थे तो उनको एक ट्यूशन मास्टर आकर पढ़ाता था। तो 8 बजते ही मेरा कान उधर, मास्टर कहता है देख अब इसका ध्यान गया। तो इस तरह से भटका हुआ बचपन रहा मेरा, लेकिन फिर भी मैं अच्छा स्टूडेंट था। मैं क्लास में फर्स्ट या सेकंड होता था और कॉलेज तक जो है मैं फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट रहा हूँ और समय कम देता था पढ़ने में, लेकिन इतना ध्यान से सुनता था टीचर को कि बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं चीज़ों को आराम से हजम कर लेता था। तो ये थी मेरी अर्ली चाइल्डहुड। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं बिल्कुल मेरे बाकी भाई बहनों से और आसपास के माहौल में जैसे लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जिस तरह के माइंडसेट उनका होता है, मेरा कहीं वहीं से मैं ऑलरेडी कुछ एक अलग होने लगा। एक तरफ घर का ड्रामा, एक तरफ बाहर यात्रा का ड्रामा। तो आपके ड्रामा की पृष्ठभूमि या एनएसडी में आने की यूं कहें कि पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। थोड़ा बहुत मैं आधे अधूरे से कैसे रिलेट करता हूँ। सावित्री जो है वो नौकरी करती है, तो उसके बारे में आस पड़ोस में बड़ा अजीब सा कि ये मर्दों के साथ बात करती है, मर्दों के साथ हंसती खेलती है। तो मेरी माँ चूंकि उस एरिया से थी और थोड़ी एलिट फैमिली से थी, वो ओढ़नी यहाँ तक लेती थी। अच्छा। तो गांव वाले अरे ये तो चेहरा दिखा रही है। मजाक में कोई मेरी मौसी को पूछ रही है कि तुम्हारी छोटी बहन को ओढ़नी पहनाना सिखा दो, यहाँ तक आना चाहिए ना, आप दिखे नहीं किसी को। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा आइसोलेटेड हुए, हमारा फैमिली, कि ये बंगाली बच्चे हैं और बाकी सब काले भूत हैं। मेरे पिताजी थोड़ा डार्क हैं, मेरा बड़ा भाई भी डार्क है और मैं थोड़ा फेयर था, गोरा तो नहीं था मैं। इसी तरह से होते होते जो उड़ीसा का सबसे इफेक्टिव और सबसे सक्सेसफुल रियलिस्टिक थिएटर का टूरिंग ग्रुप, अन्नपूर्णा ग्रुप ए, एक्चुअली बंगाल के कलकत्ता के जो रियलिस्टिक थिएटर विथ पेंटेड कर्टन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, लाइटिंग के स्पेशल इफेक्ट्स, उससे प्रभावित, इसमें बंगाली लोग भी कुछ थे, तो उन्होंने ये तैयार किया था, लेकिन भाषा उड़ीसा की थी। तो इनका एक ड्रामा में क्लास 8th में मुझे पास मिल गया था। 20 दिन का उनका टूर के दौरान मैंने कोई 11 प्लेज देखे 18 दिन तक, क्योंकि 11 वो कुछ नाटक जो है रिपीट होते थे, 2 दिन 3 दिन चलता था। तो वो स्पेशल इफेक्ट, एक में तो ट्रेन उधर से कहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से बिल्कुल लड़की हीरोइन कूदना चाह रहा है, ये डाउन स्टेज है, और एक लाइट इधर से आ रही है, साउंड सुनाई दे रहा ट्रेन की, फिर वो लाइट को खींच के ले जाते हैं, हीरो आकर हीरोइन को खींच लेता, बचा लेता है। तो हमको लगता है क्या बात है, ट्रेन भी स्टेज पर दिखा दिया। तो वो तो कम से कम 15 साल पॉपुलर रहा वो प्ले ऑल ओवर उड़ीसा। तो इस तरह के नाटक ग्रुप का नाटक जो मैंने लगातार इनके 11 प्ले को मैंने 18 दिन तक देखता रहा। तो मुझे वो एक हीरोइन और उसका भाई, हमारे वो क्या करते हैं जब टूर करते हैं तो अपने आर्टिस्टों को इसी एरिया में, छोटा सा टाउनशिप था वो, उसमें सब डिवीजन हेडक्वार्टर, तो वो किसी ना किसी के घर में किराए पे रखवा देते हैं। तो हमारे जहाँ पिताजी और मेरे बड़े भाई और मैं थे,
तो हमारा एक ड्राइंग रूम साइड का जो छोटा सा रूम था उसमें वो दोनों भाई बहनों को रख दिया। उन्होंने अपना एक स्टोव, किचन का सामान उनके पास था, होता है कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं, वो वहीं रहते थे। तो ज़्यादातर कलाकार, जो सीनियर कलाकार, वो आते थे क्योंकि उस लड़की का हाथ का बनाया हुआ पराठा खाना है उनको। तो उनकी जो बातचीत में सुनता था, देन आई रियलाइज कि दीज आर वेरी डिसेंट पीपल। ये वो यात्रा लोगों की तरह भांड नहीं है, अभद्र नहीं है, ये तो बड़े डिसेंट बातें हो रही है लगातार। उसी 18 दिन में लगातार उनकी बातचीत सुनना। और मैंने जब सवाल पूछा उस हीरोइन को, मैंने कहा कि ये ट्रेन कैसे आता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि तू तो अच्छा बच्चा लग रहा है, अगर तू चुप रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आ। तो मैं विंग पर्दे के पीछे, ये एक्टर्स हैं यहाँ, और पर्दे के पीछे जो है उसका भाई प्रॉम्प्टर था और एक्टर भी था। वो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, ऐसे स्क्रिप्ट हाथ में, कभी स्क्रिप्ट और एक छोटा सा टॉर्च लेकर, और फिर ये प्रॉम्प्टिंग। सो प्रॉम्प्टर जो है वो स्पीच का मॉड्यूलेशन दे रहा होता है, कैसे बोलना है। तो मॉड्यूलेशन को एग्जैक्टली एक्टर थोड़ा दूर चला जाए, उसको डायलॉग याद है तो डाउन स्टेज चला जाएगा, याद नहीं है तो किसी न किसी बहाने पर्दे की तरफ आ जाएगा, सुनाई देगा। तो ये देखते देखते प्रॉम्प्टिंग का जो विज्ञान है, इन ए सेंस स्पीच ट्रेनिंग मेरी वहीं हुई, कैसे स्पीच किया जाता है। 11 डेज का जो 18 डेज का जो वर्कशॉप है मेरा, वो मेरे लिए ऐसा इम्प्रेशनेबल एज, क्लास 8th में पढ़ रहा हूँ, 8th ख़त्म हो रहा है, मतलब कि 13 साल पूरा होने को जा रहा है। तो क्लास 9th में मैं गांव में फिर आ गया, गांव के हाई स्कूल में। तो मैं लगातार ट्राई करता रहा कि नाटक करेंगे। समर वेकेशन में, ये इन्हीं दिनों में रज पर्व एक होता है उड़ीसा में, 3 दिन का, तो उसमें मैंने कहा कि नाटक करेंगे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्ले चाहिए, प्ले बुक चाहिए, मेरे पास है ही नहीं। मेरे बड़े भाई वगैरह वहाँ रेसल स्पेस में वो लोग रेसल कर रहे हैं, मैं जाकर आसपास में घूमता रहा। तो उनका एक, मेरे भाई का एक क्लासमेट आया, क्या, मैं कहा मैं भी करूँगा, तू लड़की का रोल करेगा? सोचा, हाँ करूँगा, ठीक है कल आ जाना 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे। तो मैं दोपहर में 12 बजे से बड़ा मस्त हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, नहा धो के खाना खा रहा हूँ। माँ कह रही है तू जो खुश हो रहा है ना, तू जहाँ जाने की तैयारी कर रहा है वो नहीं जाएगा तू। मैं कहा क्यों? नहीं, तेरे भाई ने मना कर दिया है कि भाई के थिएटर ग्रुप में नहीं शामिल होते हैं, और लड़की का रोल करेगा, वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है नहीं जाऊँगा। फिर बैठे बैठे तय किया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं प्ले ढूंढूंगा। तो 10th क्लास के एग्ज़ाम से पहले एक त्यौहार होता है, मैं वहाँ जाकर जो है, जितना मुझे कोई 6 रुपया माँ ने दिया था, और हम लोग कई दोस्त 7-8 दोस्त गए हुए थे, 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे साइकिल पे गए थे। तो मैंने वहाँ कम कोई पैसे में खा खू के 4.5 रुपया 5 रुपया बचा लिया, और मैंने 4 नाटक खरीदे, 1-1 रुपया के 1 नाटक, और उनको पढ़ता रहा। फिर समर वेकेशन जैसे एग्ज़ाम दे दिया 10th का हम लोगों ने, और मैंने कहा कि ये प्ले करेंगे हम। फिर मैंने अपने बड़े भाई के क्लासमेट को पकड़ा कि तुम डायरेक्ट कर दो। उन्होंने कहा हाँ डायरेक्ट कर दूंगा, तुम ऐसा करो कास्टिंग कर लो, लोग इकट्ठा कर लो। मैंने लोग इकट्ठा किया, कास्टिंग करो, कास्टिंग कर दिया। फिर 10 दिन और बीत गया, भाई आ जाओ तुम कुछ डायरेक्ट कर दो। एक दिन आया, अच्छा कैसे, तुम ऐसा पढ़ के बताओ ना कैसे कहेंगे ये लोग। तो प्रॉम्प्टिंग का जो ज्ञान मुझे था, मैंने कहा कि वेरी गुड। तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ा, तो वो अपना करते रहे। तो उसने कहा ये बिल्कुल ठीक करा रहा है, जैसे करा रहा है तुम लोग करते रहो, मैं आऊँगा। फिर निकल गए। इसी तरह से वो प्ले मेरे से ही डायरेक्ट करवा दिया उन्होंने। अच्छा। सो 10th क्लास के ये बाद का ये हुआ। तो 11th क्लास के लिए, 11th हमारा तब मेट्रिकुलेशन होता था, मेट्रिकुलेशन का फाइनल होता था। अच्छा। उसके बाद कॉलेज में 2 साल होता था, प्री यूनिवर्सिटी एंड प्री प्रोफेशनल, PUPP। अच्छा। तो मुझे माँ बाप ने डांट टूट के डॉक्टर बनना है, साइंस लिया, डॉक्टर की तैयारी की। हिंदी सिनेमा पहली बार जाकर मैं टाउन में देख रहा हूँ, उससे पहले मुझे हिंदी सिनेमा देखा ही नहीं था। पगला गया, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, क्या बात है। ये सब देखते 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 मेरा साइंस में से मन हट गया। मैंने अच्छा नहीं किया, फर्स्ट डिवीज़न का स्टूडेंट था मैं प्री मेडिकल क्लियर नहीं कर पाया।
उसी साल मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, अब तुम जो है एक टीचरशिप का पोस्ट निकला है, टीचर वहाँ गया हुआ स्टडी लीव में, तुम वो टीचरशिप करो। मैंने मैथमेटिक्स टीचर का एक जॉब लिया और साल भर का वो काम किया उसी टाउन में बारीपदा, जहाँ मौर्यवंश छऊ का सेंटर है। तो फिर मैंने उसी दौरान जो है पैसे वैसे कुछ बचा के ग्रेजुएशन करने का पूरा तैयारी किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरे एक जो हमारा प्ले डायरेक्ट करते थे, वहाँ मैं कॉलेज में एक्टिंग करता था। अच्छा। तो जो प्ले डायरेक्ट करते थे उन्होंने कहा कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके है, वहाँ बीजो महांती करके गया हुआ है, वो एक्चुअली नसीरुद्दीन शाह के क्लासमेट थे। अच्छा। उनका तब सेकेंड ईयर था। तब जब वो विंटर वैकेशन में आए, मैंने उनसे पूछा इंस्टीट्यूशन के बारे में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सुन के मैं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि मैं कॉलेज कर चुका हूँ, किसी स्कूल में जाऊँगा, स्कूल में जा रहा हूँ। तो लेकिन जब उनसे मैंने सुना तो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। वरना मेरी इच्छा ये भी थी कि शायद मैं पेंटिंग कॉलेज चला जाऊँ, शांति निकेतन चला जाऊँ। तो मेरे उस प्रोफेसर ने बोला कि तेरे पास पैसा नहीं है, पूना इंस्टीट्यूट चला जाऊँगा। तेरे पास पैसा नहीं है, क्या करेगा, दिल्ली जाओ, वहाँ स्कॉलरशिप है। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया। और तब तक इंटरेस्टिंग बात क्या है, 10th क्लास 11th क्लास कॉलेज के 3 साल और जिस साल मेरी पढ़ाई छूट गई थी वो 4 साल, इसमें ऑलरेडी मैं कॉलेज के 4 साल और 1 साल मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी, 5 साल 2 साल इधर, 7 ईयर्स ड्रामा स्कूल में अप्लाई करूं, 7 ईयर्स में प्ले डायरेक्ट कर चुका हूँ 7। और गांव के लोग मेरे पहले 2 साल के नाटक के बाद हर साल में पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। लोगों ने कहा अरे अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे मैं कॉलेज ड्रामा को देखते हुए और थोड़ा सीखता रहा, मैच्योर होता रहा। कॉलेज के दौरान ड्रामा स्कूल के अंदर एक्टिंग करता था। समर वेकेशन में मैं अपने गांव में आकर प्ले डायरेक्ट करता था। तो जब मुझे फॉर्म मिला तब देखा कि कितना नाटक किया आपने, क्या किया है। और मैं स्केचिंग पेंटिंग तो कहीं से सीख नहीं सकता था। अपने आप में हिंदी सिनेमा के पोस्टर देखकर, हिंदी सिनेमा का एक मैगज़ीन आता था स्क्रीन नाम का, बहुत बड़ा होता था, उसमें से एक्टरों का पोर्ट्रेट देख कर सीखते हुए, टेक्निक सीखते हुए मैं कुछ करता रहा। जी। जतिन दास, मैं जब कॉलेज के इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, जतिन दास उसी टाउन के हैं, बारीपदा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के। तो वहाँ वो बैठ के किसी सिनेमा हॉल के सामने एक स्टूडियो, फोटो स्टूडियो था, उसके पास बैठ के पेड़ के नीचे किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। 1.5 घंटा तक मैं बैठे खड़े खड़े उनको देखता रहा। क्राउड भी थी, देखता रहा। तो उससे भी मैं काफ़ी कुछ इंस्पायर होता रहा, टेक्निक भी थोड़ा सीखता रहा। सो अपने आप में इतने सारे काम मैं करता था। मुझे इंटरमीडिएट के बाद जब मैंने फिर से एडमिशन लिया उसी कॉलेज में, तो मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, उड़िया लिटरेचर। ये 4 सब्जेक्ट्स मुझे लगा कि मैं इसी में करूँगा। और उसी दौरान फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, भाई सोच रहे हैं कि IAS बनेगा, तैयारी करो। मैं तैयारी भी कर रहा था, लेकिन समहाउ मुझे धीरे धीरे ये जो कलाकार की ज़िंदगी, ये ऐसा लगने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम नॉट मेड टू बिकम लाइक दैट। टाई फाई बांध के जाकर ऑफिस में बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माई प्रोफेसर्स वर ऑल्सो वेरी श्योर कि मैं अगर अप्लाई करूँगा उस पीरियड में मैं आई वुड हैव गॉन इन टू कॉम्पिटिटिव फील्ड। लेकिन मैंने तय कर लिया कि नहीं करना, मुझे यही करना है। तो मेरा वो इंग्लिश प्रोफेसर जो ड्रामा डायरेक्ट करते थे, उन्होंने कहा कि तुमने सही चूज़ किया, तू पागलेट है, तू किसी तरह का कंट्रोल में नहीं रहेगा, तू सरकारी ऑफिस में जाकर ऐसा बैठ नहीं सकता, सही जा, तू ड्रामा स्कूल जा, तेरा कुछ होगा। और क्या करेगा तू, वहाँ एक्टिंग में स्पेशलाइज करेगा। वैसे मैं ऐसी 2 हड्डी का था। तब धर्मेंद्र वगैरह का ज़माना था, तब जो है नसीर भी नहीं बने थे, जिनकी ठुड्डी छोटी थी और स्लिम भी थे। आजकल तो तगड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जा तो रहा हूँ, एक्टिंग भी तो करता हूँ, बट एक्चुअली आई विल बी स्पेशलाइजिंग इन डायरेक्शन एंड मैं डायरेक्टर के रूप में काम करूँगा। खैर, अब ड्रामा स्कूल आया, सिलेक्ट भी हो गया। अब जो है वो जो 3 साल इब्राहिम अलकाजी और उनके जो विचक्षण पढ़ाने की क्षमता, जो भव्य वर्ल्ड थिएटर की दुनिया की दृष्टि, वर्ल्ड लिटरेचर की दृष्टि, वर्ल्ड पेंटिंग की दृष्टि, इंडियन थिएटर की दृष्टि, इंडियन पेंटिंग की दृष्टि, सिर्फ एक ही टीचर थे। हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ और टीचर थे, लेकिन एक वो थे
बाकी एक शीला मैडम थी जो एक्टिंग टीचर थी। दीज वर द टू टीचर्स जिनसे कि लगातार मैं एक तरह से जुड़ा रहा, हमारा माइंड सट गया उन लोगों से। अलकाजी लगातार काफ़ी डिसिप्लिन्ड इंसान थे और मैं थोड़ा शैतान था, तो लेकिन फिर भी वो समझ रहे थे कि ये लड़का बिल्कुल अपने काम में रहता है, शैतानी ज़्यादा मस्ती और मस्खारी करता रहता है, बट ही मीन्स बिजनेस। तो एक तरह से मुझे काफ़ी टॉलरेट करते थे, प्रोमोट करते थे इन ए सेंस, मुझे काफ़ी प्रोवोक किया। और इन फैक्ट ड्रामा स्कूल से पास करने के बाद जब अलकाजी साहब ने रिटायर यहाँ से छोड़ दिया, नया डायरेक्टर बीवी कारंथ आए, तो उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया कि कौन कौन टीचर बन सकते हैं। तो उसमें से उन्होंने बताया कि ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है और इसका पेंटिंग वेंटिंग का सेंस बहुत बढ़िया है और ड्राइंग बढ़िया करता है। तब तक मैंने स्पेशलाइजेशन डिज़ाइन में किया ड्रामा स्कूल के अंदर, क्योंकि दिल्ली में ही मुझे रहना था, उड़ीसा नहीं जा सकता था। उड़ीसा जाकर ये डिप्लोमा लेकर जाकर क्या कर सकता था, हिंदी सिनेमा उड़िया सिनेमा में घुस नहीं सकते थे आप। भुवनेश्वर में रहने के लिए पैसा नहीं दे सकते थे मेरे पिताजी। तब तक 7 भाई बहनों की, तब तक जो है और 3 बहनें जिनकी शादी वादी होनी है, ये सब। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड टू डू, क्योंकि तब ऐसा था कि अगर आप कॉस्ट्यूम बनाना जानते हैं, सेट डिज़ाइन करना जानते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, तो दिल्ली में टिक सकते हैं। बहुत सारे थिएटर ग्रुप थे, देशांतर, ये वो, कुछ थोड़ा सा कमर्शियल थिएटर भी, पंजाबी कमर्शियल थिएटर भी। तो उससे आपको कुछ कुछ काम, 8-10 लोग थे दिल्ली में तब जो इस तरह के जगह पर फ्रीलांसिंग करके ज़िंदा रह पाते थे। उनमें से मैं भी तय किया कि ठीक है, मैं यहीं रहूँगा और डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता था ऑलरेडी तब तक सेकेंड ईयर में हम लोगों का स्पेशलाइजेशन होता है, तो तब तक फर्स्ट ईयर के अंत तक, सेकेंड ईयर अंत तक अलकाजी के अप्रिसिएशन अबाउट मी इन एज एन एक्टर बहुत ऊंचे दर्जे का था, टीचरों का भी था। और मुझे पता था कि मैं लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में भी जिस तरह के मेरे अंडरस्टैंडिंग थी और जिस तरह का मेरे सवाल जवाब रहते थे, तो आई न्यू दैट आई विल बी अ डायरेक्टर। और मैं स्टडी भी करता था डिज़ाइन में स्पेशलाइजेशन करने के बावजूद, लाइब्रेरी में घुस के डायरेक्शन के कोर्स के जो पढ़ा, क्योंकि कॉमन कोर्स होता था, सारे क्लासेस कॉमन होते थे, सिर्फ मार्किंग में और क्वेश्चनिंग में थोड़ा डिफरेंस होता था। Okay. So I knew that with this type of course which Alkazi is providing, I will immediately specialize in direction and I will do that. लेकिन डिज़ाइन और चित्र विद्या वो मेरा एक फैसिनेशन था, पैशन था कि मुझे इसमें डूबे रहना अच्छा लगता था। सो दैट इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं ड्रामा स्कूल से बाहर निकला हूँ, मुझे उन लोगों ने सिर्फ ऐसे सोचा हाथ में स्केच बुक है, ओह ये तो पेंटर है, जबकि वो स्केच बुक में नोट्स ज़्यादा रहते थे, ऑब्जर्वेशन के नोट्स ज़्यादा रहते थे, माइंड में कोई थॉट्स आता तो वो रहता था। मैं बिना ट्रेनिंग का जितना स्केचिंग कर सकता था उसी को ही कर पाता था, कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का हाथ नहीं था। लेकिन हाँ, विज़न तैयार हो गया था अलकाजी साहब के ट्रेनिंग की वजह से, अलकाजी साहब का आर्ट वर्ल्ड के बारे में जो एक्सप्लेनेशन की वजह से, और मेरी खुद लाइब्रेरी के अंदर घुस के तो मेहनत करने से। तो ड्रामा स्कूल अलकाजी साहब छोड़ देते हैं, बहुत सारे टीचर तब रिटायर हो चुके हैं। तो यही एक टाइम है जब मुझे उन्होंने ड्रामा स्कूल छोड़ने से पहले अलकाजी साहब ने कहा 76 में पास आउट कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अकेले ये स्टेज क्राफ्ट के जितने सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, मेकअप और थिएटर आर्किटेक्चर, ये सब तुम पढ़ा सकते हो। मैंने कहा हाँ। नहीं, नोइंग ए सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, टीचर बनकर स्टूडेंट्स को हैंडल करना, मैं कर चुका हूँ 1 साल के लिए। तो देखिए, भाग्य जब टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में जा रही थी, वो मेरे को कितना काम आया कि 1 साल के लिए पढ़ाई बंद हो गई और मैं टीचर बना था जी। तो उस दौरान तो काम आया। तो उन्होंने मेरा नाम प्रपोज कर दिया और इधर वो खुद छोड़ के चले गए ड्रामा स्कूल। जो मेरा नाम प्रपोज किया था पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर करके हरि उपल नाम का एक व्यक्ति, उन्होंने ही उस वर्कशॉप को 3 महीने का वर्कशॉप किया था। वहाँ 27 स्टूडेंट थे मेरे, मतलब कि 40-50 साल की उम्र से लेकर 18-19 साल के बच्चे। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया
और उसी दौरान मैंने वहाँ बकरी नाम का नाटक भी डायरेक्ट किया। वो उसी वर्कशॉप का नहीं, बाहर से मिस्टर सहाय करके एक थे जो थिएटर से काफ़ी रिलेटेड थे, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया और मैंने डायरेक्ट किया था। तो अच्छा, मिडल ऑफ 3 महीने का था, 1.5 महीना में पढ़ा चुका हूँ। ड्रामा स्कूल में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई निकला, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे नाम पे अप्लाई कर दिया कि टीचरशिप का। मैं आया और मैं सिलेक्ट हो गया। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं वापस आया, 1.5 महीना 2 महीना तक मैं सोचता रहा कि मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, क्योंकि तब तक मेरी हिंदी काफ़ी ठीक हो गई थी। एक लालच था कि मैं अभिनय में निकल जाऊंगा, और ऑलरेडी सिटी में और टीचरों के भी ड्रामा स्कूल के अंदर। मैं ड्रामा स्कूल में आने से पहले ही जो वर्ल्ड ओवर में एक वामपंथी मूवमेंट चल रही थी, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, मैं उसको कम्युनिस्ट मूवमेंट नहीं कहूँगा। मैं चूँकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, तो मुझे ये जो दोनों इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ये इन दोनों के बारे में कुछ जितना बेसिक किताबों में लिखी हुई थी पढ़ा था। और मैं यहाँ आकर दिल्ली में उसके बारे में लगातार, मेरी बाकी थिएटर की पढ़ाई के साथ साथ मैं रशियन लिटरेचर और रशियन ओरिजिनल किताबों के बीच में मैंने उसको काफ़ी सारा फिर पढ़ने लगा और लगातार पढ़ता जा रहा था। मेरे कुछ ऐसे मित्र यहाँ रहे जो कि सीनियर थे मेरे से, वो लगातार इस बात को मुझे कहते रहे कि रॉबिन, तुम एक्टिंग करोगे तो तुम अपने को बना लोगे, लेकिन तुम निर्देशन करोगे, थिएटर मूवमेंट को हेल्प करोगे, और वो दूसरों के लिए फ़ायदा होगा, पूरा एक जनरेशन को फ़ायदा होगा, एक थिएटर वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अभी आप हमारे साथ सुन रहे थे, देख रहे थे रॉबिन सर के साथ बातचीत। इस बातचीत को हम अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और कला मर्मज्ञों को हम अपने साथ लेकर आएंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।